हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पार्ट 2 ये आपको कई नई जानकारियाँ देगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। लैंड डिग्रेडेशन का मतलब होता है कि जब किसी नेचुरल प्रोसेस के द्वारा या किन्हीं ह्यूमन एक्टिविटीज के द्वारा लैंड का डिग्रेडेशन होता है, अर्थात सॉइल खराब हो जाती है, भूमि खराब हो जाती है, तो इस प्रोसेस को ही लैंड डिग्रेडेशन बोलते हैं। देयर आर मैनी कॉजेज फॉर लैंड डिग्रेडेशन, जिसमें डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एंड क्वेरिंग एंड सॉइल पॉल्यूशन। अब इन्हें हम अलग अलग जानेंगे। सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन, जैसा कि आप फोटो में भी देख पा रहे हैं, फोटो अपनी बात खुद कह रहा है कि आज अंधाधुंध पेड़ों को काटा जा रहा है, जिसके कटने से रेगिस्तान फैल रहे हैं, डेजर्ट फैल रहे हैं और कई सारी नई समस्याएं सामने आ रही हैं। उसमें से लैंड डिग्रेडेशन भी है, जिससे भूमि का कटाव हो जाता है। दूसरा कॉज है ओवरग्रेजिंग। ऐसे बहुत से क्षेत्र होते हैं जहां पशुओं को ऐसे ही चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, जिस कारण से उनके पैरों से मिट्टी की जो अपर लेयर है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कट जाती है, और बाद में रेन वाटर के द्वारा या विंड के द्वारा उस कटी हुई सॉइल को उड़ा करके या हटा वहां से बहा करके दूसरी जगह ले जाया जाता है और इससे लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। तीसरा है माइनिंग एंड क्वेरिंग। आज मनुष्य को बहुत सारे मिनरल्स चाहिए, जिसके कारण से उसने भूमि पर बहुत सारी माइन बना रखी हैं, जिनके कारण भी भूमि का डिग्रेडेशन हो रहा है या लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। चौथा है सॉइल पॉल्यूशन। जैसा कि हम जानते हैं, आज ऐसे बहुत से कारखाने हैं जिनसे निकलने वाला गंदा जल या उनके जो वेस्टेज होते हैं वो भूमि पर ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, ऐसे ही छोड़ दिए जाते हैं, जिस कारण से भूमि खराब हो जाती है या लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है। मैं उदाहरण दूंगा आपको तमिलनाडु का, जहां चमड़े के बहुत सारे कारखाने हैं और चमड़े की जो कतरनें बचती हैं उसको वो भूमि पर ऐसे ही डाल देते हैं, जिसके कारण से वहां की भूमि भी खराब हो गई है और चमड़े से बारिश के समय रिस करके जो गंदा पानी है वो अंडरग्राउंड वाटर के रूप में नीचे इकट्ठा होता है और वहां का अंडरग्राउंड वाटर भी पॉल्यूट हो गया है, उसमें भी चमड़े जैसी स्मेल आती है। नेक्स्ट है कंट्रोल या मेजर्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ऐसे बहुत से उपाय हैं जिनसे हम लैंड डिग्रेडेशन को रोक सकते हैं, जैसे एफॉरेस्टेशन है, यानी हम पेड़ लगाएं, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग, पशुओं को चराने का प्रॉपर मैनेजमेंट रखें, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज। तो ये इस तरह की एक्टिविटीज हैं जो अगर हम करेंगे, और प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजेबल ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्टेज। कई बार हम जो पानी है उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, अगर हम उसका ट्रीटमेंट करके और उसी पानी को किसी झील में छोड़ें तो वो उसके जो हानिकारक एलिमेंट्स हैं वो बहुत हद तक कम हो सकते हैं और वो पानी भी हमारे लिए यूजफुल हो सकता है। सॉइल एज रिसोर्स। मिट्टी भी एक रिसोर्स है।
और जैसा कि हम जानते हैं कि मिट्टी की कुछ सेंटीमीटर परत बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। तो मिट्टी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, लैटराइट सॉइल, एरिड सॉइल एंड फॉरेस्ट सॉइल। सबसे पहले आता है एलुवियल सॉइल। ये बहुत ही फर्टाइल सॉइल होती है और मेनली जो हमारा नॉर्दर्न प्लेन है, उत्तर का मैदान है, उसमें ये एलुवियल सॉइल पाई जाती है। मेनली जो रिवर्स फ्लो करती हैं उनके द्वारा ये डिपॉजिट की जाती है। इसको अगर हम क्लासीफाई करें तो बांगर और खादर के रूप में दो तरह से इसको क्लासीफाई करते हैं। खादर ज़्यादा फर्टाइल होती है, बांगर कम फर्टाइल होती है। खादर नदी के पास का जो एरिया होता है वो खादर कहलाता है, जिसमें हर वर्ष नदी का पानी पहुंच जाता है। बांगर वो नदी से थोड़ा दूर होता है। ये जो मिट्टी है एलुवियल सॉइल, ये जैसे व्हीट है, राइस है और शुगर केन है, इस तरह की फसलों के लिए सूटेबल है। और इसमें पोटास, फॉस्फेरिक एसिड एंड लाइम यानी चूना ये पाया जाता है। नेक्स्ट है ब्लैक सॉइल। ये मेनली महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और गुजरात के कुछ क्षेत्र में मिलती है। कलर में ब्लैक होती है। इसको रेगड़ सॉइल के नाम से भी जानते हैं और बहुत ही अच्छी मिट्टी है। कॉटन सॉइल के नाम से भी इसको जानते हैं हम, क्योंकि मेनली जो कपास की फसल है वो इसमें ग्रो की जाती है। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम ये पोषक तत्व पाए जाते हैं, लेकिन इसमें फॉस्फेरिक कंटेंट की कमी पाई जाती है। ये अलग से एक नंबर में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ब्लैक सॉइल में ऐसा कौन सा कंटेंट है जिसकी कमी पाई जाती है। रेड एंड येलो सॉइल, जैसा कि आप कलर से ही देख रहे हैं, इसका कलर हल्का सा रेड होता है, क्योंकि ये आयरन के कुछ पार्टिकल्स अपने अंदर लिए रहती है और मॉइस्चर आने के कारण से इसका कलर रेडिश हो जाता है, क्योंकि आयरन के साथ जब मॉइस्चर लगता है तो वो रेड कलर छोड़ता है। अगर जब ये हाइड्रेट हो जाती है तो इसका कलर थोड़ा येलो हो जाता है। ये रागी, ग्राउंडनट, मक्का और कुछ वेजिटेबल्स वगैरह के लिए सूटेबल है। मेनली उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मिडिल गंगा प्लेन और वेस्टर्न घाट में ये मिट्टी देखने को मिलती है। लैटराइट सॉइल, ये वेस्टर्न घाट्स के रीजन में मिलती है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के कुछ क्षेत्रों में पाई जाती है। और इस मिट्टी में एक प्रोसेस होता है जिसे लीचिंग बोलते हैं। लीचिंग ऐसी एक प्रोसेस है जिसमें ये जो इस मिट्टी के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सब पानी के कारण, वर्षा के कारण बह करके चले जाते हैं और इस तरह से मिट्टी में से ह्यूमस निकल जाता है। इस मिट्टी में चाय की, कॉफ़ी की ऐसी जो फसलें हैं और काजू ये आसानी से उगाई जाती हैं। एरिड सॉइल, ये मेनली राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में मिलती है और इसमें ह्यूमस और मॉइस्चर की भारी कमी पाई जाती है।
इसमें बाजरा है, दालें हैं, मक्का है, इस तरह की फसलें उगाई जाती हैं। नेक्स्ट है फॉरेस्ट सॉइल। ये हिली एरियाज में पाई जाती है, माउंटेन एरियाज में, और अकॉर्डिंग टू हाइट ये वेरी करती है कि किस तरह की सॉइल वहाँ होगी, क्योंकि जो हाई एल्टीट्यूड होते हैं, ऊंचे स्थान होते हैं, वहाँ की मिट्टी जम जाती है। इसमें ज़्यादातर पेड़ पौधे और कुछ सब्जियां और कुछ फसलें उगाने के काम ये आती है। ये इंडिया का मैप है, जिसमें आप देख सकते हैं, ये सबसे ऊपर यहाँ पर ये फॉरेस्ट सॉइल दिखाई गई है, और ये इसका देख रहे हैं आप, ये फॉरेस्ट सॉइल है। इसी तरह से ये जो रेड कलर से है, ये रेड एंड येलो सॉइल। तो इस तरह से आप और अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत में कहाँ कहाँ ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। इसका थोड़ी स्टडी कर लेंगे आप लोग। सॉइल इरोजन आजकल ये बहुत बड़ी समस्या है कि मिट्टी लगातार कट रही है, और जब मिट्टी अगर हमें नहीं मिल पाएगी तो हमारी जो क्रॉप्स हैं वो भी ठीक तरह से नहीं हम ग्रो कर पाएंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इरोजन, जिसमें गली इरोजन है, वेटलैंड इरोजन है, शीट इरोजन है, विंड इरोजन है। सबसे पहले लेते हैं हम गली इरोजन। रनिंग वाटर के द्वारा जब मिट्टी में गहरी गहरी नालियां बना दी जाती हैं, उनको गली इरोजन कहा जाता है। और जब ये दूसरा है वेटलैंड इरोजन, जब गली इरोजन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं और बहुत सारी नालियां गलियां दिखाई देने लगती हैं, तो ऐसी भूमि को हम वेटलैंड कहते हैं। यानी ये गली इरोजन के बाद की प्रोसेस है। अगर आप राजस्थान आगरा से धौलपुर साइड में जाएंगे, तब आपको चंबल के जो बीहड़ दिखाई देते हैं, वो वेटलैंड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। ट्रेन से कभी जाएं तो आप जरूर देखना, ऐसे तमाम नज़ारे वेटलैंड के आपको देखने को वहां मिलेंगे। नेक्स्ट है शीट इरोजन। जब कभी रनिंग वाटर के द्वारा सॉइल की अपर लेयर कट करके और बह जाती है, उसको शीट इरोजन या परत अपरदन बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें ये ऊपर का भाग इसका कट करके और बह गया है। नेक्स्ट है विंड इरोजन। ये हवा के द्वारा किया जाता है, और मेनली जो डेजर्ट एरिया या राजस्थान का एरिया है, वहां पर ये बहुत बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। हाउ टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल इरोजन को? तो सबसे पहले हम लेते हैं कंटूर प्लोइंग, टेरेस फार्मिंग, ग्रास बेल्ट और शेल्टर बेल्ट। कंटूर प्लोइंग, जो हिली एरियाज होते हैं, वहां पर कंटूर की फॉर्म में, कंटूर एक्चुअल में एक गोल शेप में इस तरह से ये होते हैं। अगर हम इस तरह की फार्मिंग करेंगे तो इससे हमारा सॉइल इरोजन कम होगा। तो इस तरह से ये खेत बनाए जाते हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, जहां पर मिट्टी का कटाव कम से कम हो। दूसरा है टेरेस फार्मिंग। सीढ़ीदार खेत बनाकर, जो हिली एरियाज होते हैं वहां पर वो ज़्यादा स्लोपिंग होते हैं, स्लोप के कारण से मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है, तो वहां पर हम छोटे छोटे खेत बना करके टेरेस फार्मिंग करके मिट्टी के कटाव को रोक सकते हैं। ये फोटो में भी आप देख रहे होंगे, ये हिली एरिया में टेरेस फार्मिंग का दिखाया गया है। नेक्स्ट, ग्रास बेल्ट लगा करके या स्ट्रिप क्रॉपिंग,
आप देख रहे हैं दो फसलों के बीच में ये क्रॉप है और ये क्रॉप है, बीच में ये ग्रास बेल्ट है। इस ग्रास बेल्ट के लगने से कुछ हद तक जो मिट्टी का कटाव है वो रुक जाता है और कृषि करने में आसानी हो जाती है। नेक्स्ट है शेल्टर बेल्ट। डेजर्टेशन रोकने के लिए कई बार हवाओं से बहुत बड़ी मात्रा में धूल ये आ जाती है और फसलों को ये दबा देती है। इसको रोकने के लिए हम पेड़ों की शेल्टर बेल्ट लगा सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये शेल्टर बेल्ट हैं और इधर ये हमारी फार्मिंग हो रही है। तो इस तरह से शेल्टर बेल्ट की हेल्प से हम सॉइल इरोजन को कंट्रोल। थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट जरूर दें।